तो क्या वाकई धामी ने लिए धाकड़ फैसले या फिर छिपे हैं फैसलों के पीछे कई राज? आज इसी पर होगी बात, क्योंकि धामी कैबिनेट के फैसले हुए। फैसलों में बड़ा फैसला हुआ कि हाई कोर्ट जो कि नैनीताल में है उसे हल्द्वानी शिफ्ट किया जाएगा। पहले से यह मांग उठ रही थी, लेकिन एक फैसला और लिया गया। वो फैसला है कि उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण कानून का जिक्र जो किया जा रहा था कि धर्मांतरण करवाना गलत है, अब उसको लेकर कानून और सख्त हुआ, संशोधन का जिक्र आया। कहा कि उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण अब अपराध की श्रेणी में तो होगा, लेकिन 10 साल की सजा का प्रावधान भी इसमें होगा, और साथ ही लव जिहाद का भी जिक्र करने की बात भी सामने आई। गैर जमानती, अब इसी को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। कह रहा है जिन मुद्दों पर बैठक होनी चाहिए उन मुद्दों पर बैठक हो नहीं रही, जिन मुद्दों पर फैसले होने चाहिए उन मुद्दों पर नहीं हो रहे। सरकार धर्म की राजनीति कर रही है, यह आरोप विपक्ष ने लगाया। पहले रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। बुधवार का दिन क्या वाकई में उत्तराखंड के इतिहास के अध्याय में नया इतिहास का गवाह बन गया, या फिर धामी सरकार ने जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास किया? ये सवाल और सियासी शोर क्यों, तो पहले वो जान लीजिए। दरअसल बुधवार को धामी सरकार की देहरादून में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में एक के बाद एक लगभग 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी, मगर विपक्ष ने धामी कैबिनेट के फैसलों पर सवाल उठा, उसे धर्म और जाति की सियासत से जोड़ दिया। विपक्ष ने क्या आरोप लगाए वो आगे आपको बताएंगे, मगर उससे पहले जरा धामी सरकार के कुछ बड़े फैसलों पर नजर दौड़ा लीजिए। धामी कैबिनेट में फैसला हुआ कि हाई कोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट किया जाएगा, यानी कि नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट होगा अब उत्तराखंड का हाई कोर्ट। फैसला उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून को लेकर भी किया गया कि जबरन धर्मांतरण अब अपराध होगा। साथ ही नए कानून में 10 साल की सजा का प्रावधान होगा। कैबिनेट का दावा है कि इस तरह के सख्त कानून से जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद के मामलों पर रोक लगेगी। सारे महत्वपूर्ण विषय जो भी मंत्रिमंडल में माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष आते हैं वो सारे 22 बिंदुओं पर बातचीत हुई। सर हाई कोर्ट को लेकर विषय आया है, और चूंकि नैनीताल पर्यटन दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उसको लेके उसके बारे में बातचीत हुई है, और सैद्धांतिक स्वीकृति दी है कि हम नैनीताल को नेत्र शिफ्ट करने की बातचीत उसमें हुई है। सारे पशुपालकों को मैं बधाई भी देता हूं और उनको विश्वास जताता हूं कि जो माननीय मोदी जी का सपना है कि हमारे पशुपालकों की आय दुगनी होगी, हमारे पशुपालकों को और सशक्त बनाया जाएगा, उस पर उत्तराखंड सरकार कार्यरत है। मैं पर्सनली जा रहा हूं, उधम सिंह नगर के दौरे पे रहूंगा 4 दिन के। 17 तारीख को हम नादेही शुगर मिल की पेराई सत्र स्टार्ट कर रहे हैं, 18 को सितारगंज की स्टार्ट कर रहे हैं, 19 को बाजपुर कर रहे हैं, और 20 को किच्छा का हम पेराई सत्र शुरू करेंगे, और 21 को डोईवाला कर रहे हैं। तो हमारी पहली बार ऐसा हुआ है उत्तराखंड में कि हमारी जो चीनी मिलें हैं नॉर्मली जो हैं वो फर्स्ट वीक दिसंबर या 10-12 दिसंबर तक शुरू होती थी। इस बार सारी चीनी मिलें 20 नवंबर के आसपास शुरू होने जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक बार फिर से सरकार को घेरते हुए कहा कि राज्य सरकार ने जनता के मुद्दों पर एक बार भी ध्यान नहीं दिया और आवाम को गुमराह करने का काम किया। ना तो अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कोई फैसला लिया, और ना ही यूकेएसएससी के आरोपियों की सीबीआई जांच कराने के लिए मांग को मंजूरी दी गई। कांग्रेस धामी सरकार के कैबिनेट के फैसलों पर कटाक्ष करते हुए कह रही है कि सरकार सिर्फ धर्म और जाति को आधार बनाकर चुनाव जीती थी, अब उसी का ट्रेलर है। सरकार की इच्छा है, जो चाहे वो करे, हमें किसी चीज में आपत्ति नहीं, लेकिन राज्य के जो प्रमुख मुद्दे हैं, मेरा मानना है कि इस राज्य का इस समय सबसे बड़ा मुद्दा था अंकिता भंडारी हत्याकांड, जिसमें उत्तराखंड की तमाम बेटियां चाहती थी कि उसकी सीबीआई जांच हो। उत्तराखंड का सबसे दूसरा बड़ा मुद्दा था यूके का जो सीबीआई जांच हो, उस पर सरकार को कुछ कार्रवाई, कुछ एक्शन लेना चाहिए था, डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि आपकी कैबिनेट है, कैबिनेट में अगर आप इन चीज़ों पे मुद्दों पे अगर बात करेंगे, आपका बैकडोर एंट्री जो विधानसभा में हुई थी उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन सरकार, क्योंकि सरकार ये धर्म के नाम पे बनी है, हिंदू मुस्लिम जाति, इस तमाम मुद्दों पे अगर सरकार कैबिनेट में डिस्कस करे तो करे, लेकिन सरकार को उत्तराखंड के लोगों को जवाब देना होगा कि आप किस मुद्दों पे उत्तराखंड में आए हो।
तो ऐसे में सवाल ये कि क्या वाकई में धामी सरकार ने जनता को गुमराह किया या फिर अपने फैसलों से उत्तराखंड के हित को लेकर एक नजीर दिखी। खैर इतना जरूर है कि धामी ने एक बार फिर से उत्तराखंड में अपने राजनीतिक फैसलों को लेकर धमक जरूर पैदा कर दी। अबे कैंतूरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो क्या वाकई में धामी के धाकड़ फैसले या फिर इसमें छिपे हैं सियासी राज? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे मथुरादत्त जोशी, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। हमारे साथ कुंवर जपेंद्र सिंह जुड़ेंगे, जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं, बीजेपी के युवा चेहरों में से एक हैं। साथ ही साथ हमारे साथ उमा सिसोदिया इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगी, जो कि आम आदमी पार्टी का चेहरा है, पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष है। आप तीनों की तरफ हम रुख करें, लेकिन उससे पहले धामी के धाकड़ फैसलों का जो हम जिक्र कर रहे हैं, उसमें जो महत्वपूर्ण फैसले हैं वो लगातार हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये दो चेहरे आपको दिखाई दे रहे होंगे, बीजेपी और कांग्रेस के। पहले तो मैं कांग्रेस के सबसे अनुभवी चेहरों में से एक मथुरादत्त जोशी जी के पास जाऊंगा। जोशी जी, कैसे लगे धामी सरकार के कैबिनेट के फैसले? आपके नेताओं के बयान सुन रहे थे हम, नाराज दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिन पर फैसला होना चाहिए उस पर हुआ नहीं और अपने धर्म की सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको कैसे लगे फैसले? देखिए तिलक जी, आप तो बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं, बहुत लंबे समय से इस तरह की डिबेट्स को आप आयोजित करते हैं और लंबे समय से विभिन्न चैनलों में हमने आपके साथ बैठकर इस प्रदेश के विकास के लिए चर्चाएं की हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात थी कि इस प्रदेश में क्या इसके अलावा भी कोई और मुद्दे नहीं है कि प्रदेश का नौजवान तड़प रहा है, महिलाओं के ऊपर इतने बड़े अत्याचार हो रहे हैं कि देखिए अंकिता भंडारी हत्याकांड हो गया, सारे सबूत नष्ट कर दिए गए, सरकार ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अंकिता ने अपने टेलीफोन जो व्हाट्सएप कन्वर्सेशन है उसमें साफ लिखा कि एक वीआईपी को के लिए मुझे दबाव डाला जा रहा है उसको एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए। वो वीआईपी कौन था अभी तक उसकी तलाश सरकार नहीं कर पाई और इस तरीके के फैसले कर रही है। केवल ये फैसले मैं केवल इन फैसलों को सरकार का केवल एक राजनीतिक एजेंडा है और क्या ध्यान भटकाने के लिए कर रही है सब? ये क्या ध्यान भटकाने की कोशिश है? निश्चित रूप से ध्यान भटकाने के लिए और एक राजनीतिक ध्रुवीकरण करने का, सामाजिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास सरकार कर रही है। और सरकार नहीं तो फिर जबरन धर्मांतरण आप इसे गलत नहीं मानते? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। धर्मांतरण बहुत गलत है, धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। इस देश में कानून पहले से ऑलरेडी से एग्जिस्ट कर रहा है, प्रदेश में कानून एग्जिस्ट कर रहा है। अभी एक हफ्ता पहले का आप जरा दिखा लीजिएगा, चेक करवा लीजिए। कितनी शर्म की बात है, मुख्यमंत्री के जिले में धर्मांतरण हुआ, 500 लोगों ने बहुत धर्म धारण कर लिया। क्या कार्रवाई की मुख्यमंत्री ने? कौन लोग वो थे? काशीपुर में के जिले की बता रहा हूँ, तीन कैबिनेट मंत्री वहां से आते हैं, क्यों नहीं कार्रवाई की इन्होंने? एक केवल राजनीतिक एजेंडा अपना तय करना चाहते हैं, उसका फायदा लेना चाहते हैं, ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं है। मैंने कहा ना, इस प्रदेश में और भी मुद्दे हैं। आप बताइए, आज इन्होंने, मैं आपको एक और बात बताऊं, नैनीताल से हल्द्वानी हाईकोर्ट शिफ्ट कर रहे हैं। उस समय कहाँ इनकी अकल में क्या पत्थर पड़ गया था क्या? जब ये राज्य बना रहे थे, इन्होंने नैनीताल को हाईकोर्ट दे दी और देहरादून में एक अस्थायी राजधानी कर दी, न राजधानी तय कर पाए और हाईकोर्ट नैनीताल में दिया। उस समय नहीं पता था नैनीताल का जो टूरिज्म है वो बर्बाद हो जाएगा, नैनीताल की स्थिति खराब हो जाएगी। पहले हल्द्वानी ले आते, किसने मना किया था? पहले ही काशीपुर ले आते, कौन मना कर रहा था? नहीं तो आपको किसने रोका था? नहीं, हम नहीं कर सकते ना। देखिए, एक फैसला हो गया, उस फैसले को बदलने के लिए बहुत बड़ी नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल फैसला नहीं है, हाईकोर्ट शिफ्ट नहीं हो सकता? मैं सरकार की बात, देखिए तिलक जी, आप जानते हैं मैं तो जो बात कहूंगा तथ्यों के आधार पर। मैं सरकार अपने ही फैसले पलट ली है इसी सरकार में। तब धामी जी तो आपके मुख्यमंत्री के साथ थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी जी, जो दूसरे मुख्यमंत्री धामी जी उनके कर्ता धर्ता थे। हम राय नहीं दे सकते थे साहब। ओके कुंवर साहब है मनमर्जी के फैसले। ओके कुंवर साहब, ओके जोशी जी, आ रहा हूं आपके पास। जोशी जी, जो बात आपने कही वही सवाल उठाऊंगा। कुंवर साहब, कैसे हैं आप? बहुत बहुत आपका धन्यवाद तिलक जी। आप कैसे हैं? और उम्मीद करेंगे
कि आज की डिबेट में निश्चित तौर पर जनता तक अच्छा संदेश जाएगा। हाँ। और कांग्रेस की जो एक विरोधाभासी ये राजनीति का द्वंद्व है वो हाँ, जनता संदेश तो जाएगा, समझ बिल्कुल चुकी है। जाएगा। जपेंद्र जी, मैं भी आपकी बात से सहमत हूं, जी। बिल्कुल जाएगा। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, जमाने में और भी गम है मोहब्बत के सिवा। जोशी जी समझा रहे हैं कि उत्तराखंड में और भी गम है ये धर्मांतरण के सिवा। वो गम आपको दिखाई नहीं देते, क्यों? भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन को तो सभी मुद्दे दिखाई देते हैं, और जिस दिन से सरकार दोबारा उत्तराखंड की जनता ने चुनी है, ये एक बहुत बड़ा संदेश दिया उत्तराखंड की जनता ने, और बहुत बड़ी जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर डाली। और उन्होंने जो एक मिथक को जनता ने तोड़ने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, नहीं, कुंवर साहब जनता ने ये कह रहे तोड़ने हैं का काम जबरन किया। धर्मांतरण का मतलब, ये वो कह रहे हैं पहले से ही कानून था, इसमें क्या नया कर रहे हो आप? जी, जब भारतीय जनता पार्टी कोई अच्छा काम करती है तो कांग्रेस की सबसे बड़ी दुविधा यह है कि कांग्रेस कहती है हमने तो पहले इसके ऊपर कानून बनाया हुआ था। आपका कानून ठंडे बस्ते का कानून बन के रह गया था। हम उसी संवैधानिक अधिकारों और संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए सरकार काम कर रही है और उसे धरातल पर उतार रही है, लोगों को दिख रहा है। इसीलिए आज हम आपकी बैठ के चर्चा सरकार कर रहे होते हैं। हुए काशीपुर में सैकड़ों लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, क्या किया आपने? देखिए, देश के अंदर लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र के अंदर आज ये कानून बना है, इसीलिए बना है कि इसका बेजा जनता की भावनाओं का बेजा इस्तेमाल कोई ना करे। इस तरह के धर्मांतरण से निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा आघात पहुंचता है सामाजिक व्यवस्था को, और हमारी जो एक सामाजिक प्रक्रिया है, और सरकार का काम है कि उसे ठोस रूप देते हुए, मूर्त रूप देते हुए इस तरह की जपेंद्र जी, कार्रवाइयों जोशी जी के कह रहे हैं ऊपर ध्यान रोक भटकाने लगाने के लिए का ही ये प्रयास सब कुछ करें। कर रहे हैं। फिर मैं उमा जी आपके पास आ रहा हूं। ध्यान भटकाने की कोशिश है और कुछ नहीं। ये कांग्रेस की सोच है, ये कांग्रेस की सोच है। कांग्रेस ने इतने लंबे समय तक आजादी के बाद से ध्यान भटकाने वाली राजनीति करी, तो अब ये कैसे किसी अच्छे काम के ऊपर ध्यान देंगे और उसकी प्रशंसा करेंगे? जहां कांग्रेस की राजनीति की शुरुआत ही ध्यान भटकाने से होती है, तो वो कैसे उमा अपने जी। ध्यान भटकाने के अपने तत्व को छोड़ सकते हैं? उमा जी, जो बात मथुरा जी कह रहे हैं आप उससे इत्तेफाक रखते हैं, या फिर जो बात कुंवर साहब कह रहे हैं कि नजीर पेश करेगा यह फैसला जबरन धर्मांतरण को लेकर जो धामी सरकार ने आज लिया? और एक फैसला और महत्वपूर्ण जो कि कैबिनेट में फैसला हुआ कि शिफ्ट होगा अब नैनीताल हाईकोर्ट हल्द्वानी में। देखिए, हमारे उत्तराखंड के सारे फैसले, सारे जो प्रॉब्लम्स थे वो बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। महिला सुरक्षा की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो चुकी है। उत्तराखंड बिल्कुल पावन धरती बन चुका है महिलाओं के लिए। बेरोजगारी हमारे यहाँ बिल्कुल शून्य पर पहुंच गई है। सारी स्मार्ट सिटीज हमारी बन चुकी है। मतलब उत्तराखंड के सारे मसले खत्म हो चुके हैं। तो ऐसे में आप धर्मांतरण के ऊपर आप कानून ले आइए, कोई दिक्कत नहीं। मेरा प्रश्न सिर्फ ये है कि जब उत्तराखंड के सारे ज्वलंत मुद्दे जब जिंदा हैं, मैं धर्मांतरण के ऊपर आपने कानून बनाया, मैं उसको गलत नहीं ठहरा रही हूँ, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जब हमारे सारे मुद्दे अभी जिंदा हैं, उत्तराखंड की स्थिति अभी जस की तस बनी हुई है, भ्रष्टाचार की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि आपके खुद के पूर्व मुख्यमंत्री क्वेश्चन मार्क करते हैं स्मार्ट सिटी के ऊपर और कमीशन खोरी के ऊपर, तो ऐसे में आप जो धर्मांतरण कानून लेकर आए हैं, क्या उसकी अभी इतनी आवश्यकता थी कि पहले सारे मुद्दे पूरे हो गए उसके बाद चलिए अब हम इसको भी कर लेते हैं, सारे काम तो हो चुके हैं? प्रायोरिटी क्या है आपके यहाँ कामों की? अंकिता भंडारी का केस अभी तक खुला हुआ है। हाईकोर्ट पूछ रहा है कि वो एसआईटी की जो जांच है उससे हाईकोर्ट हमारा संतुष्ट नहीं है। एक बच्ची की निर्मम हत्या आपके कान आंख के नीचे हो जाती है और उसके बाद आप इस तरह के मुद्दों को आप सामने लेकर आ रहे हैं। और जो धामी जी हैं वो ना कमीशन खोरी पे बात करते हैं, ना अंकिता भंडारी के ऊपर बात करते हैं। मेरा प्रश्न सिर्फ ये है कि सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने की राजनीति बीजेपी की हमेशा रही है और आगे भी ये लोग इसी तरह से काम करते रहेंगे। देश में कोई बड़ा मुद्दा आता है, मीडिया पे बहस शुरू हो जाती है, जनता में विमर्श शुरू हो जाता है, तो अचानक ही कोई ऐसा मुद्दा, ऐसा शगुफा निकल के सामने आ जाता है जिसपे कि सब लोग बात करना शुरू कर देते हैं, मीडिया डिबेट। तो आप इसका विरोध करते हैं, समर्थन करते हैं जबरन धर्मांतरण को लेकर? देखिए, मैं कह रही हूँ कि हमारे यहाँ अगर सारे मुद्दे खत्म हो चुके हैं तो आप इस मुद्दे को भी सामने लेकर आइए। कुंवर साहब जल्दी से जवाब दीजिए, फिर उसके बाद मैं जोशी जी आपके पास आ रहा हूँ। ये सवाल इसलिए खड़ा होता है, ये आपने जो भी फैसले लिए इसमें रोजगार को ना प्राथमिकता दी आपने, ना ही आपने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कोई फैसला लिया कि भाई हम सीबीआई जांच की भी सिफारिश करते हैं, जो बात जिक्र किया जा रहा था, और ना ही आपने यूकेएसएससी के मसले को लेकर कहा कि भैया हमने जांच में ये कदम और इस तरह से हम काम करेंगे, उसमें भी बात सामने नहीं आई कोई कैबिनेट की। तिलक जी, भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर उत्तराखंड में पहली बार इतनी ठोस कार्रवाइयां हो रही हैं। पिछले 22 वर्षों में किसी ने इतनी ठोस कार्रवाई नहीं करी जितना भारतीय जनता पार्टी के शासन में हो रही है।
और उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने की दृष्टि से सरकार ने पहले ही फास्ट ट्रैक का निर्णय ले लिया था और सरकार वचनबद्ध है कि निश्चित तौर पर वहां कोई कोताही नहीं बरती जा रही। हमारे एसआईटी के जो अधिकारी हैं बहुत वो सक्षम अधिकारी हैं। पता उनके चला वो पास वीआईपी कौन था? पर्याप्त उनके पास सबूत हैं जो कुंवर साहब, पता चला वो वीआईपी कौन था? देखिए, अब ये तो नाहक हम मुद्दे से भटकने की बात कर रहे हैं। नहीं, मुद्दे से भटकने की बात कहां से हुई? वो वीआईपी का जितने जिक्र भी जो बात दोषी- मतलब जोशी जी ने किया वही सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे कि वो वीआईपी कौन था, पता चला? जांच में एक कोण से उसमें जांच हुई है और फास्ट ट्रैक में जाके मुख्यमंत्री जी ने पहले भी कहा है और कई बार कह चुके हैं कि आरोपियों को कठोर से कठोर दंड दिलवाना यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन हम विपक्ष का क्या करेंगे? अब सरकार है, सरकार को जनता के अनुरूप, जनता के अनेकों मुद्दों के अनुरूप निर्णय लेने हैं, कानून बनाने हैं। उसी लिए आज ये कानून बना है जिसकी पूरा प्रदेश ओके जोशी जी, क्विक रिएक्शन, फिर उसके बाद उमा जी आपके पास आ रहा हूं। हमारे विपक्षी मेरा कोई सबसे बड़ा कहते सवाल है, आपने चाहिए ना जो उत्तराखंड सवाल को। पूछा था, धन्यवाद आपका करूंगा, जिसमें मैंने जिक्र किया क्या इनकी आंख में पट्टी बंधी है कि अभी आपने कह दिया, आपने नाम ही खोल दिया। मैंने कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जनपद, आपने काशीपुर का नाम खोल दिया। काशीपुर में 500 से अधिक लोगों ने खुलेआम धर्मांतरण किया और भाजपा के नेताओं के आंख के आगे पट्टी बंधी है। उसमें किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की इन्होंने? और ये कानून आज ला रहे हैं। क्यों कानून ला रहे हैं? क्या उस कानून में प्रावधान होगा और कौन सा वो शर्त का? ऑलरेडी कानून है, एग्जिस्ट करता है कानून। भारत का संविधान अलाउ नहीं करता है कि आप धर्मांतरण करने के लिए, भारत का संविधान भी अलाउ कर नहीं ओके, करता है। जल्दी से कुंवर साहब, फिर मैं उमा जी आ रहा हूं। एक बात गीता भंडारी हत्याकांड में आपने भी कहा, और वो वीआईपी कौन था? क्या ये बताएंगे भाजपा के प्रवक्ता? जो अंकिता का व्हाट्सएप चैट है, आप कह दीजिए वो गलत है, हम नहीं मानते उस व्हाट्सएप चैट को, कह दीजिए, चलिए हम मान लेंगे कि आप उस वीआईपी को नहीं ढूंढना चाहते, वो वीआईपी गलत था, ये भी मान लेंगे। तीसरी बात, दो बार उस होटल में, उस रिजॉर्ट में आग किसने लगाई और क्यों आग लगाई? 2 बार जला दिया गया, सब रिकॉर्ड जला दिया गया, सब कुछ खत्म कर दिया गया। इस बात का जवाब कौन? ये जवाब मुद्दे से खुद ध्यान भटकाने का काम भाजपा के लोग मथुरा करते जी, हैं। आपका ये इस कहना है कि मुद्दे इस पे हम कैबिनेट डिबेट की कर रहे बैठक में अगर सीबीआई जांच की सरकार सिफारिश कर देती तो ज्यादा बेहतर होता, आप यही कह रहे हैं ना? बढ़िया होता, हम तो कह रहे हैं, अब आज भी कह रहे हैं, कर क्यों नहीं रही सरकार? यूके एसएससी में आप बताइए, वहां का जो एसपी अच्छा काम कर रहा था उसको आपने हरिद्वार में एसएसपी बना दिया। उन्हीं के साथ जो एएसपी काम कर रहा था उसको आपने दूसरी का पोस्टिंग दे दी। अब नया आदमी आएगा, समझेगा, देखेगा, करेगा, वो और लटकाओ। ये सब लटकाने की बात है और कुछ नहीं से लग जी, ये केवल लीपापोती की बात है। ये सफेद पोस्टों को बचा रहे हैं, अपने नेताओं को बचा रहे हैं। अंकिता हत्याकांड में भाजपा के नेता फंस रहे हैं, इसलिए ये सब कार्रवाई हो रही है। कुंवर साहब, मैं उमा जी के पास जाऊं। ये मसला गंभीर हो रहा है। आपको नहीं लगता कि अगर सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश कर दे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए? और विपक्ष भी बोलने के लिए, हम कह रहे चलो जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले कई बार कह दिया है। चलिए, सरकार कर क्यों नहीं रही है सीबीआई जांच? आने दीजिए, आप घोषणा क्यों नहीं कर रही है? आप बताइए, प्रधानमंत्री जी यहाँ आए, केदारनाथ और बद्रीनाथ थे, अंकिता हत्याकांड में कुछ बोल के न्याय नहीं हुआ है, वो तब की बात है। लेकिन हमें अपने अधिकारियों के ऊपर पूरा भरोसा है, हमें अपने उत्तराखंड की कानून व्यवस्था के ऊपर पूरा भरोसा है। बिल्कुल अधिकारियों पर भरोसा है, लेकिन ना जो जांच की कमान संभाले हुए हैं, ऐसे मामलों में जो जांच की कमान संभाले हुए उसका आप ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसे संवेदनशील मामलों में, ये संवेदनशील मामला था, कोई हल्का फुल्का मामला नहीं था। और अजय जी की काबिलियत पर किसको संदेह है क्या किसी को संदेह? अगर वो व्यक्ति अगर जांच की कमान संभाले हुए, आप उनका एसएसपी का ट्रांसफर कर देते हैं हरिद्वार में? ऐसा नहीं है। जो अगर पहले से ट्रांसफरेबल पोजीशन में थे या उनकी प्रमोशन थे तो वो एक अलग विषय है, लेकिन उससे दो सवाल है। या तो उस अधिकारी को कभी कोई असर नहीं पड़ने वाला। जांच एजेंसी उस अधिकारी, अगर वो अधिकारी कर रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मत पकड़ो, आपको वहाँ बना देते हैं, एसएसपी बना देते हैं। क्या कारण था कि आपने बीच में आप जांच को प्रोवाइड करने के इरादे से आपने एसएसपी बदल दिया? उमा जी,
क्या वाकई में कैबिनेट की बैठक में ही ये तय किया जाएगा कि भाई हमने यूपी एसएससी को लेकर जो जांच बिठाई उसमें उसमें कैबिनेट की बैठक में ही कोई फैसला लिया जाए, या फिर अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर जब जांच को लेकर वो कैबिनेट की बैठक में फैसला? ये सरकार कह रही है कि भाई हम तो कर तो रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है? दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है, एसआईटी जांच कर रही है और ऐसे मामलों पर आप लोग सियासत कर रहे हैं। देखिए, हम लोग सियासत नहीं कर रहे हैं। मैं कुंवर जपेंद्र जी का ध्यान हाईकोर्ट के उस फैसले की तरफ हाईकोर्ट के उस कथन की तरफ ले जाना चाहूंगी जिसमें हाईकोर्ट ने पूछा है कि वो एसआईटी की जांच से संतुष्ट नहीं है। हमारा हाईकोर्ट नैनीताल हाईकोर्ट खुद इस बात को बोल रहा है कि हम लोग कि वो एसआईटी ने जो भी तथ्य वहां पे पेश किए हैं वो कमजोर हैं। आप ये देखिए, सेशन कोर्ट में ही ये मामला डाउन हो जाएगा। किरण नेगी तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा, अंकिता भंडारी तो मुझे लगता है सेशन कोर्ट में ही मामला खत्म हो जाएगा, हाईकोर्ट तक भी नहीं हम लोग पहुंच पाएंगे। जिस तरीके से एक बच्ची की जघन्य हत्या हमारे यहाँ हो जाती है और मुख्यमंत्री और तमाम कैबिनेट बीजेपी की एक असंवेदनशील कैबिनेट, आपकी पहली कैबिनेट बैठक थी, आप कम से कम उस बच्ची को श्रद्धांजलि दे देते। आप लोगों ने तो याद तक नहीं किया अंकिता भंडारी को। हमारे प्रदेश की संस्कृति को बचाने के लिए बच्ची मर गई, हमारे प्रदेश की जो बेरोजगारी की जो हालत है उसके लिए वो बच्ची मर गई। ये एक नंगा सच है अंकिता भंडारी की हत्या कि वो बच्ची 10,000 रुपए की नौकरी नहीं छोड़ पाई क्योंकि उसको मालूम था कि उसको कहीं दूसरी जगह नौकरी नहीं मिलेगी। 10,000 रुपए की नौकरी के लिए लड़कियां अपनी इज्जत गंवाने के लिए तैयार है। उत्तराखंड में आज ये हालत हो चुकी है। ये है हमारी सच्चाई हमारे यहाँ बेरोजगार की। अगर उस बच्ची को ये पता होता कि उसको कहीं दूसरी जगह बढ़िया नौकरी मिल जाएगी, इससे बेटर नौकरी मिल जाएगी, तो शायद वो नौकरी छोड़कर अपने घर चली गई होती, जैसे उसको वहां पर खतरा महसूस हुआ था। तो आप ये देखिए, इतनी असंवेदनशील सरकार की अंकिता भंडारी के नाम से ना तो मोदी जी के मुंह से आज तक एक ट्वीट निकला है, केदारनाथ आप आते हैं, केदारनाथ उत्तराखंड मेरे हृदय के समीप है। बहुत अच्छी बात है भाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आप कहते हैं, सेल्फी विद डॉटर आप कहते हैं, और एक बेटी के साथ इतना बड़ा कांड हो गया और आपने एक शब्द नहीं बोला। हमारे मुख्यमंत्री धामी जी एक श्रद्धांजलि तक उस बच्ची को नहीं दे पाए और मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आप ये धर्मांतरण का कुंवर साहब जल्दी से, फिर मैं जोशी जी आपके पास आ रहा हूँ। ये कौन कहता है कि सरकार ने संवेदनशीलता का परिचय नहीं दिया? सरकार ने दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कई बार अब संवेदनशीलता का परिचय दिया और ये वायदा भी किया प्रदेश की जनता के साथ, पीड़ित परिवार के साथ, कि दोषियों को कठोर से कठोर दंड और उन परिवार को न्याय देना ही सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है। सरकार अपना काम कर रही है, संगठन अपना काम कर रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष उसकी प्रशंसा करने की जगह अंकिता केस के बाद वो जो बुलडोजर चला था वो किसके आदेश पर चला था? वो आपको भी पता है कि किस तरह से जनता का रोष और किस तरह से नाराजगी निकल के आती है ऐसे विषयों को लेकर। यानी जनता खुद बुलडोजर लेकर आई और जनता ने बुलडोजर चला दिया और उसके बुलडोजर चलने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके बताया कि वहां पे बुलडोजर चल गया। ये हकीकत आपको भी पता है कि ऐसी घटनाओं में जब आक्रोश होता है और जनता के दिलो दिमाग पर आप ये कह रहे हैं कि आक्रोश में बुलडोजर चला और सीएम ने ट्वीट करके बताया कि हमने बुलडोजर चला दिया, मतलब जनता ने। तिलक जी इन चीजों की सच्चाई आप भी जानते हैं और उस तरह की घटनाओं में इमीडिएट एक्शन कैसे होते हैं जनता की तरफ से, ना ये आपसे छुपा हुआ है, ना हमसे छुपा हुआ है, ना ये आपके बस में है, ना ये हमारे बस में है, लेकिन सरकार के बस में है कि पीड़ित परिवार को न्याय देना, अंकिता को न्याय देना, उसकी दृष्टि से सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी वचनबद्ध। ठीक, मतलब जोशी जी मैं कैबिनेट के फैसलों पर आऊं। एक महत्वपूर्ण फैसला जिसका जिक्र आप शुरू में भी कर रहे थे और मैंने भी किया, हल्द्वानी शिफ्ट हो रहा है हाई कोर्ट, तो इसमें दिक्कत क्या है? और अगर यह फैसला सही नहीं है या फिर सही है तो इसको लेकर आपने फैसला खुद भी ले सकते थे, आपकी सरकार में भी हो सकता था, क्या बीजेपी रोक लेती? क्या मैं इस फैसले को इसलिए सही नहीं मानता कि दो बातें हैं। सरकार अपने ही बात से मुकर रही है। मैंने कहा ना, नैनीताल हाईकोर्ट खोलने का फैसला भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार 2000 में जो सरकार अंतरिम सरकार बनी थी और उत्तर प्रदेश जब संयुक्त क्रांति में थे, दो निर्णय हुए थे। अस्थायी राजधानी देहरादून रहेगी क्योंकि स्थायी राजधानी नहीं देंगे, ही राज्य बनाने का दावा करते हैं। मथुरा जी, ऐसा नहीं है कि सारे फैसलों का दोष आप जो है बीजेपी पर मर लेंगे, आपकी सरकार भी तो थी, क्या तिवारी जी को किसी ने रोका था क्या? मैं तिलक भाई बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, हम भी फैसला ले सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये जिम्मेदारी तो उस सरकार की होती है ना जो प्रथम दिन सरकार बना रही है, जो राज्य बनाने का दावा कर रही है। आपने इतने गलत नींव क्यों रखी कि पहले आप नैनीताल हाईकोर्ट ले गए
सभी ने कहीं तराई में हाईकोर्ट सर 14 साल सर 14 साल क्यों लग गए थे गैरसैंण जाते जाते, मुझे इतना भी बता दीजिए। फिर देना चाहेंगे अभी तो एक मिनट, आप राजधानी का जिक्र कर रहे हैं, 14 साल आपको गैरसैंण जाते जाते लग गए, जबकि ये पहले से तय था पहाड़ी राज्य की पहाड़ी राजधानी होगी। तो फिर देहरादून में अधिकारियों के आवास बसने किसने दिए? वो कौन से विधायक थे जो आके देहरादून में बस गए? ये किसी ने छिपा है क्या सर? मैं कुछ गलतियां, इसमें कोई दो राय नहीं हमारी भी, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। लेकिन मैं एक बात, मेरी जरा एक बात को गंभीरता से सुनिएगा, विचार करिएगा। मैं डिबेट की बात भी नहीं करूँ, किसकी जीत होगी किसकी, मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कौन दबाव बनाएगा, लेकिन मैं बुनियादी सवाल खड़ा कर रहा हूँ। इस राज्य की जो पहली सरकार बनी, जिसने उत्तराखंड के साथ छलावा किया, उत्तराखंड की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, आप बताइए, 3 राज्य बनाने की बात इन्होंने की, 3 राज्य कहते हैं हमने बनाए, अटल जी ने बनाए, और 2 राज्यों की राजधानी तय की। तो उत्तराखंड में तो न राजधानी का झगड़ा था, न हाई कोर्ट का झगड़ा था, आप कहीं बना देते। आप बता दीजिए, उत्तराखंड आंदोलन का इतिहास देख लीजिए, कहीं पर भी राजधानी के मुद्दे पर किसी ने नहीं कहा कि राजधानी यहाँ बनाओ। हाँ, लोगों ने मांग जरूर की कि चंद्रनगर, यूकेडी ने चंद्रनगर उसका नाम दिया था, गैरसैंण का नाम, इन्होंने कहा था वो केंद्र बिंदु है। वहां पर तत्कालीन उत्तर प्रदेश की सरकार ने, मुलायम सिंह जी की सरकार ने एडी शिक्षा का कार्यालय खोला कुंवर साहब शुरुआत की थी। जल्दी से फिर उमा जी फाइनल भाजपा ने दिया ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये पार्टी अपने ही जो अपने ठुके को चाटने का काम करती है। अब मैं इतना हल्का शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा था, आपने मुझे तुरंत दिया। बताइए ना, आपने नैनीताल हाईकोर्ट खोला, आज सबका हाईकोर्ट ठीक था, आज आप क्या रीजन दे रहे हैं कि आप जवाब देते हैं? प्लीज जल्दी से दीपेंद्र जी फाइनल कमेंट, फिर उमा जी आपका। देखिए, पिछले 22 वर्षों में उत्तराखंड में बहुत कुछ बदला है। नैनीताल एक पर्यटक स्थल है, और पर्यटक स्थल में ठीक है, जब वहाँ राजधानी का, जोशी जी हम बीच में नहीं बोले आपके, प्लीज आप हमारा जवाब, हमने बीच में नहीं टोका, प्लीज हमने आपको बीच में नहीं टोका, आप बाद में आलोचना कीजिएगा, हम आपकी आलोचना को सहर्ष स्वीकार करेंगे, लेकिन आप पहले जवाब सुनिएगा। नहीं, मैं सुन रहा हूँ। आप हमारा निवेदन है कि आप पहले प्लीज हमारा जवाब दे दीजिए। पर्यटक स्थल बना। जोशी जी एक मिनट, आप जो कहना चाह रहे हैं मैं बात बोल देता हूँ। एक मिनट जोशी जी जो बात आप कहना चाह रहे हैं मैं बोल देता हूँ। कुंवर साहब, उत्तराखंड बनने से पहले भी नैनीताल पर्यटक स्थल ही था, प्लीज कंटिन्यू। तिलक जी, इन 22 वर्षों में देश के अंदर, पूरे देश के अंदर जितने भी पर्यटक स्थल हैं, वहां पर्यटकों की संख्या में कहीं ना कहीं 8-10 गुना ज्यादा इजाफा हुआ है। 22 साल पहले स्थितियां कुछ और थी। ठीक, तो राजधानी वहां। जी आपका क्या स्टैंड है, यानी आम आदमी पार्टी का, ये हाई कोर्ट को लेकर? देखिए, मैं एक महिला हूँ, और मैं एक महिला को घर में ये बहुत अच्छी तरह से पता होता है कि पनीर बाद में खाया जाएगा, अगर घर में पैसे कम है तो बेटर है कि आप दाल खा लीजिए। ठीक है, आप लोगों के पास सरकारी जो कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह तक देने के लिए पैसे नहीं है, और करने में आप करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे। ये महत्वपूर्ण बात है कि जब आपके पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, आप कह रहे कि भैया कोर्ट भी शिफ्ट कर देंगे। जवाब दें हम, जवाब पैसा दें? कहां से आएगा, बजट है क्या? जवाब दें कुंवर साहब। जवाब दें जी, जवाब दें जी। 1 मिनट बिल्कुल मत टोकिएगा, हमारा जवाब सुनिएगा जल्दी से प्लीज। देखिए, नैनीताल एक पर्यटन स्थल है, और उस पर्यटन स्थल में 22 साल पहले की व्यवस्थाएं कुछ और थी, लेकिन आज उस पे वहां पर्यटन भी प्रभावित हो रहा है। हाई कोर्ट की वजह से जो बाहर से ये आते हैं, हमारे हाई कोर्ट्स में वकील आते हैं, बाकी आते हैं, उनके रहने के लिए व्यवस्था कुंवर भाई बहुत अच्छा था अगर आप 10 रुपए का टिकट ना पर्यटकों के लिए हाई कोर्ट का भी आप जवाब देने दीजिए ना, जवाब तो सुनिए ना। ये हमारा हाई कोर्ट है, ये हमारी बिल्डिंग है, आप और पैसा कमा सकते थे, पर समझ चलिए मैं वक्त से ऊपर चला गया, मैं माफी चाहूंगा, वक्त से ऊपर चला गया। थैंक यू सो मच कुंवर साहब, आपका भी, उमा जी आपका भी। बहुत वैलिड सवाल उठाया कि भैया पैसा कहां से आएगा, ये तो बता दो। शिफ्ट कर रहे हो, जब पैसा देने के लिए नहीं है, तनख्वाह देने के लिए, तो फिर कोर्ट शिफ्ट करने के लिए पैसा कहां से आएगा? वैलिड सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया जोशी जी आपका भी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।